बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर अयूब. I've done my MPhil in Global Politics and International Relations, and today I'm going to discuss the geostrategic and geopolitical significance of Strait of Malacca, and I would surely throw light upon its significance in terms of CSS and PMS and other comparative examinations. अच्छा, जब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका की, तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट हम किसे कहते हैं. देखिए, अगर हम स्ट्रेट की बात करते हैं तो कोई भी एक नैरो वाटर चैनल जो दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं. और स्ट्रेट्स बहुत सिग्निफिकेंट वाटर कनेक्टिव चैनल्स हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड और मैरीटाइम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. अच्छा, जब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका की, तो ये दुनिया की इम्पोर्टेंट स्टेट्स में से बहुत ज़्यादा जो है ना एक एक्सपीडियंट स्टेट है. अच्छा, इसके अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया की प्रॉक्सिमिटी में पड़ी हुई एक स्टेट है. जिसका अगर हम कंट्रीज़ की बात देखें, यहाँ पे हमारे पास इंडिया है, इंडिया के साथ इस तरफ हमारे पास बर्मा आ जाएगा, बर्मा के साथ नीचे हमारे पास थाईलैंड, ठीक है, और इसी तरह नीचे हमारे पास यहाँ पे मलेशिया, और मलेशिया के नीचे हमारे पास इंडोनेशिया. अच्छा, मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक बड़ा नैरो सा वाटर कनेक्टिव या वाटर चैनल गुजरता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका, और आज हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है. अच्छा, इसके साथ हमें कुछ और यहाँ पे लेबल कर लें. अब इस तरफ का जो सारा एरिया है दैट इज साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ पे हमारे पास चाइना है जो कि एक मेन रीजनल पावर है इस रीजन की. इसी तरह ये हमारे पास पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे हमारे पास साउथ चाइना सी है, और ये हमारे पास इधर नॉर्थ चाइना सी, एंड दिस इज इंडियन ओशन. अब जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि जो एक स्ट्रेट है वो दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है. अब एक तरफ हमारे पास है पैसिफिक ओशन और दूसरी तरफ हमारे पास है इंडियन ओशन. अब इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है वो है हमारे पास ये स्ट्रेट ऑफ मलाका. अब हम बात कर लेते हैं इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की. देखिए, अगर हम बात करें नंबर 1, तो दिस इज़ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट इन द वर्ल्ड. दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट अगर हम स्ट्रेट की बात करें, जो मोस्ट बिजीएस्ट, उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ मलाका आती है. अब इसके थ्रू क्या चीज़ें ट्रेड होती हैं आमतौर पे? ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्ट्स. अब हमें मैप से अगर हम देखें तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास मिडल ईस्ट रीजन पड़ा हुआ है, और यहीं पे हमारे गल्फ स्टेट्स हैं जिनके पास बहुत एग्जॉर्बिटेंट क्वांटिटी के अंदर ऑयल मौजूद है. और आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं या दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो जाइंट्स हैं, दे नीड कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी के लिए उन्हें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के ऊपर रिलाई करना पड़ता है. अब अगर हम यहीं पे बात करें तो चाइना इज़ एन इकोनॉमिकल आउट, बहुत एक्सपीडियंटली अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को वो फैसिलिटेट कर रहा है, उसको अकॉम्प्लिश कर रहा है. तो चाइना को डेली बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल रिक्वायर्ड है, और वो सारा का सारा जो ऑयल वो इंपोर्ट करता है वो करता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाका.
इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास अमेरिकन कॉन्टिनेंट पड़ा हुआ है, और इस वक्त जो एक ग्रोइंग राइवलरी चल रही है यूएस और चाइना की, उस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका भी इस पैसिफिक ओशन के अंदर अपनी नेवल हेजमनी को इंश्योर करना चाहता है। और अपनी नेवल हेजमनी इंश्योर करने के लिए सबसे प्रीरिक्विजिट जो क्राइटेरिया है वो है यहाँ के चोक पॉइंट को इनसर्कल करना, या इस चोक पॉइंट के ऊपर अपनी डोमिनेंस मेंटेन करना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो पर्सपेक्टिव है दैट इज कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है। मतलब कि यहाँ पे जो भी जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है बिटवीन द रीजनल एक्टर्स एंड द ट्रांस रीजनल एक्टर्स, वो सारी की सारी इसी स्टेट ऑफ मलाक्का के गिर्द रिवॉल्व करती है। नंबर 2, इसी तरह अगर हम इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो स्टेट ऑफ मलाक्का है ये लिटोरल स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ये कि ये जो इतना सा रूट है दैट इज एक्टिंग एज अ ट्रांजिट रूट। एंड बीइंग अ वायबल ट्रांजिट रूट, ये क्या करता है, ये यहां से मिडल ईस्ट, फिर आपका सेंट्रल एशिया, देन साउथ एशिया, ये इन 3 रीजन्स को कनेक्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, यूरोप के साथ, और हमारे पास जो कुछ यहाँ पे पैसिफिक ओशन के ऊपर लिटोरल स्टेट्स पड़े उनके साथ, यानी कि जहाँ पे जापान है, फिलीपींस है, कोरिया है, इन तमाम के साथ कनेक्ट करता है। अब आम तौर पे हमारे पास ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे चाइना है, जापान है, कोरिया है, ये तमाम की तमाम इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, इकोनॉमिकली बड़ी फ्लरिश्ड स्टेट्स हैं, और इन तमाम इकोनॉमिक स्टेट्स को, इन तमाम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स को एनर्जी बहुत एग्जॉर्बिनेंट अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड है, और उसके लिए उनको रिलाई करना पड़ता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के ऊपर, जैसा कि पर्शियन गल्फ हमारे पास आ जाता है, या गल्फ स्टेट्स आती हैं जो कि इनकी एनर्जी नीड्स को अकॉम्प्लिश करते हैं। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स के अंदर देखें, जब ये ट्रेड रूट का काम करेगा, एक ट्रांजिट ट्रेड रूट का काम करेगा, तो यहाँ से जितनी भी ट्रेड होगी उसका इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ के इर्द गिर्द मौजूद स्टेट्स को होगा, जैसा कि इंडोनेशिया, मलेशिया और दूसरी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स। इसी तरह अगर चौथे पॉइंट को डिस्कस करें तो जो स्टेट ऑफ मलाक्का है ये नेवल हेजेमनी को एक्सरसाइज करने का बहुत बड़ा टूल है। देखें, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उनका एक बड़ा यूनानिमस उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी स्टेट या जो भी नेशन जो पॉइंट्स को डोमिनेट करती है वो दुनिया की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती है। और इस वक्त अगर हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो लेट 1900 के अंदर एक नोशन दिया गया था दुनिया के अंदर कि 21st सेंचुरी वुड बी द सेंचुरी ऑफ एशिया। और इस वजह से दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर एक शिफ्ट आएगा, और वो शिफ्ट क्या होगा, फ्रॉम यूरो अटलांटिक्स टू इंडो पैसिफिक। कि दुनिया की पॉलिटिक्स का जो महवर है वो अब अटलांटिक से शिफ्ट होकर मूव कर गया हमारे पैसिफिक ओशन और उसी के कन्फ्लुएंट इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकली थ्राइविंग स्टेट्स मौजूद हैं, यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज मौजूद हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जाइंट्स मौजूद हैं, और उनके दरमियान एक इकोनॉमिक राइवलरी चल रही है, पॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं। और इस यही वजह है कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो साउथ चाइना सी है आज ये दुनिया का एक एक्टिव फ्लैश पॉइंट बन गया है।
चाइना यहाँ पे अपनी नेवल सुपीरियॉरिटी इंश्योर करना चाहता है। इसी तरह यूएस यहाँ पे अपना स्ट्रेटेजिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करना चाहता है। तो जब भी दो स्टेट्स आपस में कन्वर्ज करते हैं और उनके दरमियान कोई पॉइंट ऑफ क्लैश होता है, तो इसके ऊपर 18th सेंचुरी के अंदर बड़ी फेमस एक थियरी कोइन की गई थी जिसे हम कहते हैं थुसिडाइड्स ट्रैप। थुसिडाइड्स ट्रैप ये स्टेट करता है कि जब भी किसी रीजन के अंदर एक एस्टैब्लिश्ड पावर और एक इमर्जिंग पावर आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से चलो, तो जब भी एक इस्टेब्लिश्ड स्टेट और एक इमर्जिंग स्टेट इनका आपस में क्लैश होता है, तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। अब देखें, अगर हम बात करते हैं तो यूएस इज एन एस्टैब्लिश्ड कंट्री, इज एन एस्टैब्लिश्ड पावर, और चाइना एक राइजिंग पावर है। तो चाइना का राइज अमेरिका के लिए बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द यूएस। और इस वजह से यहाँ पे एक थुसिडाइड्स ट्रैप भी बनता है इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जो इसको एक चौक पॉइंट बनाता है, इसको एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी बनाता है। फिर अगर हम इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास इंटरनेशनल वाटर्स है या टेरिटोरियल वाटर्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास सी मिनरल्स मौजूद हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस मौजूद है, यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी का बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, और इसी तरह यहाँ पे नेवल ट्रेड के बड़े पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं। तो ये हमने इसको बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया है कि हमारे पास जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और जो भी स्टेट इस पूरे रीजन में इस स्ट्रेट को कंट्रोल करेगी वो अल्टीमेटली इस रीजन की सारे के सारे ट्रेड डायनामिक्स को कंट्रोल करेगी, और जो यहाँ पे स्टेट यहाँ के ट्रेड डायनामिक्स को कंट्रोल करेगी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो यहाँ की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी। और इसी वजह से जो एक्चुअल कॉन्टेस्ट है या जो बैटलिंग कॉन्टेस्ट है दैट लाइज बिटवीन चाइना एंड द यूएस। और ये दोनों स्टेट्स अपने अपने नेवल डिजाइन्स के थ्रू अपनी हेजमनी यहाँ पे एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चाइना का सी पैक या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, या फिर दूसरी तरफ हमारे पास यूएस का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो या ऑकस ग्रुप हो। ठीक है, तो दोनों स्टेट्स अपने अपने डोमेन में अपनी अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू इस रीजन में अपना इकोनॉमिक क्लाउट और अपनी जियो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को इंश्योर करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि यूएस हर साल अपना एक इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी इशू करता है। और इसी तरह अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना साउथ चाइना सी के ज़्यादातर रीजन के ऊपर अपनी ऑनरशिप शो करता है, जिसको वो 9 डैश लाइन के ज़रिए डिपिक्ट करता है। 9 डैश लाइन के ज़रिए चाइना क्लेम करता है कि ऑलमोस्ट 90% सेगमेंट ऑफ द साउथ चाइना सी बिलोंग्स टू चाइना, where China can carry on its economic and trade activities without any foreign aggression, without any foreign interference. और अभी रिसेंटली चाइना ने इस 9 डैश लाइन को 10 डैश लाइन में कन्वर्ट कर दिया है, owing to its वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि जो ताइवान है दैट इज इनहेरेंटली द पार्ट ऑफ चाइना, और चाहे मिलिटरीली और चाहे पीसफुली चाइना उसको अनेक्स करेगा एट ईच एंड एवरी कॉस्ट। इसको हम वन चाइना पॉलिसी कहते हैं। इट मीन्स कि मेन लैंड ऑफ चाइना एंड ताइवान दे बोथ आर पार्ट ऑफ अ सिंगल नेशन दैट इज चाइना।
तो इस वजह से अब ये 9 डैश लाइन जो है ये ताइवान को भी अपने अंदर इनगल्फ करती हुई 10 डैश लाइन में कन्वर्ट हो गई है. दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस रीजन. सो दैट्स ऑल अबाउट द जियोस्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई और CSS और PMS से ओरिएंटेड टॉपिक ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसको इन रेलिवेंस विद द कंपैरेटिव एग्जाम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.